हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं डॉक्टर मनीष रंजन के बुक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो कि टॉपिक वाइज है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, यह तीसरा है। यह एक सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल को, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आज का पहला सवाल है बौद्ध धर्म से संबंधित। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वीरोत्तम, ऑप्शन बी वीरमैन, ऑप्शन सी एस.सी. रॉय, ऑप्शन डी एन मजूमदार। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वीरोत्तम। इन्होंने अपनी पुस्तक में झारखंड को गौतम बुद्ध की जन्मभूमि बताई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए प्यारे केरकेट्टा, ऑप्शन बी रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन सी सुखदेव महतो, ऑप्शन डी डॉक्टर वीरोत्तम। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वीरोत्तम। इनकी पुस्तक है झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। इसी में इन्होंने बताया था कि गौतम बुद्ध की जो जन्मभूमि है वो झारखंड है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसने पकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेंगलर, ऑप्शन बी R.C. बोकन, ऑप्शन सी डॉक्टर वीरोत्तम और ऑप्शन डी डाल्टन। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी R.C. बोकन ने पकबीरा में बौद्ध खंडहरों की खोज की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है खूंटी जिले के किस ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोथरी, ऑप्शन बी लथोन टोंगरी, ऑप्शन सी बेलवादाग, ऑप्शन डी ईचागढ़। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेलवादाग। खूंटी जिले के बेलवादाग ग्राम से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है बोलनगोरी, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी डाल्टन और ऑप्शन डी है R.C. बोकन। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कनिंघम। राजमहल क्षेत्र स्थित कागजोल से बुद्ध की जो मूर्तियों की खोज है वह कनिंघम ने की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि 49 नंबर का सवाल है। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है सतवाहन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी पल्लव और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रांची से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो वो सिक्के प्राप्त हुए हैं वह किस वंश के हैं? कुषाण वंश के हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि 50 नंबर सवाल है। किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिषद से प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन है ए 7वीं सदी की, ऑप्शन बी 8वीं सदी की, ऑप्शन सी 9वीं सदी और ऑप्शन नंबर डी 11वीं सदी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही। बुद्ध की भद्रकाली मंदिर परिषद में जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वह 7वीं सदी की मूर्तियां हैं। चलिए अब देखते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों को। पहला सवाल है जैन धर्म से संबंधित सवाल।
कंसाई व दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म के, ऑप्शन बी इस्लाम धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। तो कंसाई व दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से दोस्तों जैन धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? तो आपको बताना है इनमें जो 4 ऑप्शन है इनमें से जैन स्थल कौन सा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है पवनपुर, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी लक्ष्मणपुर और ऑप्शन डी हनुमानपुर। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा पवनपुर। पवनपुर जो है ये जैन स्थल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों की मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 17। आपको बताना है कि जैन साहित्य के अनुसार कितने जैन तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति जो है वो पारसनाथ पहाड़ी पर हुई है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 तीर्थंकरों को पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ये जो पारसनाथ पहाड़ी है दोस्तों यह गिरिडीह जिला में स्थित है। इसका दूसरा नाम सम्मेद शिखर है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनको मोक्ष की प्राप्ति इसी पहाड़ी पर हुई है। इन्हीं के नाम से इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रख दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि 55 नंबर का सवाल है, किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? इसका ऑप्शन है ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी पारसनाथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर दोस्तों मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ। पारसनाथ की मृत्यु जो है वो पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। ये 23वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सम्मेद शिखरजी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए गिरिडीह, ऑप्शन बी है कोडरमा, ऑप्शन सी गुमला और ऑप्शन डी गढ़वा। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गिरिडीह। सम्मेद शिखर पर्वत जो है वो गिरिडीह जिला में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए सी वैगनर, ऑप्शन नंबर बी है कनिंघम, ऑप्शन सी डाल्टन और ऑप्शन डी है दोस्तों बी पॉल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बी पॉल। इनकी पुस्तक है जंगल लाइफ इन इंडिया। इनके लेखक जो है वह बी पॉल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो मगध साम्राज्य से संबंधित है। देखते हैं पहला सवाल मगध साम्राज्य से, मगध महाजनपद में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है कीकट, ऑप्शन बी कुक्कट, ऑप्शन सी पुंडरीक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कीकट। मगध जनपद में झारखंड के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, झारखंड का पहाड़ी पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे? इसका ऑप्शन है अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कौशल और ऑप्शन डी है दोस्तों लिच्छवी। तो आपको बताना है जो झारखंड का जो क्षेत्र था वह किस महाजनपद का हिस्सा था? तो यह मगध महाजनपद का हिस्सा था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच था? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी
स्वर्ण रेखा। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मगध का जो विस्तार था गंगा व सोन नदी के बीच में था। चलिए अब मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो इस पहला प्रश्न है दोस्तों, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? आपको बताना है वह कौन से इतिहासकार थे जिनके अनुसार झारखंड जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। इसका ऑप्शन है ए रामशंकर महतो, ऑप्शन बी आर रामशास्त्री, ऑप्शन सी डी एन मजूमदार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आर रामशास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड का उल्लेख है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 10वें, ऑप्शन नंबर बी है 11वें, ऑप्शन सी है 13वें और ऑप्शन नंबर डी है 8वें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 13वें शिलालेख में अशोक ने झारखंड का उल्लेख किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो किस जनजाति का उल्लेख मिलता है दोस्तों अशोक के शिलालेख में? ऑप्शन नंबर ए है आटव, ऑप्शन बी जाटव, ऑप्शन सी असुर और ऑप्शन डी बिरहोर। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आटव जनजाति का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुक्कर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? कुक्कर देश शब्द का प्रयोग किस साहित्य में किया गया है दोस्तों, ये बताना है। इसका ऑप्शन है ए उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी सामवेद। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कुक्कर देश शब्द का प्रयोग किया गया है। ये अर्थशास्त्र जो है दोस्तों चाणक्य के द्वारा लिखा गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अटवारी, ऑप्शन बी आटविक, ऑप्शन सी गोपम और ऑप्शन डी सेंगर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी आटविक। झारखंड में वनवासियों को जो नियंत्रित किया जाता था उसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी, उसका नाम आटविक था। और जो जनजाति झारखंड में पाई जाती थी वो जनजाति का नाम आटव था और इनको नियंत्रित करने के लिए जो अधिकारी थी उसका नाम था आटविक। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि कौन सी ऐसी नदी है जिससे हीरे प्राप्त होते थे, यह बताना है आप लोगों को। इसका ऑप्शन ए है ए इंद्रवाहक, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी है कोनार। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा इंद्रवाहक। इंद्रवाहक नदी से हीरे प्राप्त होने की चर्चा अर्थशास्त्र में मिलती है। अगला सवाल देखते हैं, मौर्य काल में ताम्रलिप्ति क्या थी? तो बताना है कि मौर्य काल में ताम्रलिप्ति यह क्या थी। नंबर ए है रोड मार्ग, ऑप्शन नंबर बी अधिकारी, ऑप्शन सी राज्य और ऑप्शन डी बंदरगाह। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बंदरगाह। ताम्रलिप्ति जो है यह बंदरगाह थी। मौर्य काल में एक बंदरगाह थी जिसका नाम ताम्रलिप्ति था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था?
तो इसमें बताना है कि कौन सा मार्ग था जो झारखंड से होकर गुजरता था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरापथ, ऑप्शन बी दक्षिणापथ, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दक्षिणापथ। दक्षिणापथ जो मार्ग था वो झारखंड से होकर गुजरता था। चलिए अब उत्तर मौर्यकालीन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन है ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी चाईबासा, ऑप्शन डी गढ़वा। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चाईबासा। चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं और रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए चंद्रगुप्त II, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो बताना है आपको कि कौन सा ये गुप्त शासक थे जिन्होंने झारखंड में अपना विजय अभियान चलाया था। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान झारखंड क्षेत्र में चलाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरंड देश शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए हरिसेन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी शशांक। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र को मुरंड देश कहकर संबोधित किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि 72 नंबर का सवाल है। ह्वेंसांग के अनुसार किसने झारखंड प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी शिशुनाग और ऑप्शन डी देवपाल। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शशांक। शशांक ने पूरे झारखंड क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। शशांक दोस्तों शैव धर्म उपासक था। इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित सभी मठों विहारों अवशेषों को इन्होंने नष्ट कर दिया था। चलिए अब देखते हैं 73 नंबर का सवाल। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? इसका उत्तर तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया, वो शैव धर्म का अनुयायी था। चलिए अगला सवाल देखते हैं और ये हमारा अंतिम सवाल है। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? आपको बताना है इनमें से कौन सा वो राजवंश था जिन्होंने झारखंड पर आक्रमण नहीं किया था। ऑप्शन ए है गुज्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी पाल और ऑप्शन डी सतवाहन। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सतवाहन। सतवाहन ऐसा राजवंश था जिन्होंने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं अपने सेशन को। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।